हे कैसे हो आप सभी। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ की आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम भारत ने जो आज़ादी के बाद मेजर अचीवमेंट्स करी हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे और भारत की इन मेजर अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे व्यक्तियों को इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत कोई न्यूक्लियर पावर तो था नहीं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत के सपने को सच करके दिखाया। 18 मई 1974 को भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि भारत अब आने वाले समय में एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के रूप में उभर कर सामने आएगा। दरअसल हमने 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत राजस्थान के पोखरन में पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। इसके बाद 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने 5 न्यूक्लियर बम टेस्ट किए और टीवी चैनल पर आकर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषित किया कि भारत अभी फुल फ्लेज न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी को पहचाना और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से ही आप कह लीजिए कि हमने भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया और उसके बाद आज वर्तमान में भारत के 22 रिएक्टर भारत के 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, जिनसे हम 7380 मेगावाट की बिजली बनाते हैं। ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के पास अपने 160 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। तो एक बार फिर से हम भारतीय वैज्ञानिकों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने भारतीय होने पर हमें गौरवान्वित महसूस करवाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप जानते हैं आज़ादी के बाद कुछ साल बाद ही हमारा चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुए, तो उस समय भारत को ये कमी खली कि भारत के पास अत्याधुनिक मिसाइल, अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो इसलिए भारत ने 1982-83 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की और इस प्रोग्राम को भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में शुरू किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2008 में पूरा हो गया, जिसके तहत हमने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों को डेवलप किया। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आज भारतीय खेमे में ब्रह्मोस, प्रहार, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर से लेकर 5000 प्लस किलोमीटर तक की है। तो इसका भी श्रेय भारत के वैज्ञानिकों, भारत के इंजीनियरों को जाता है, जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया है। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों आपने जब भी सैटेलाइट के बारे में सर्च करते हो इंडिया के इंटरनेट के ऊपर, तो आपको एक पिक्चर सामने आती है जिसमें भारत के पहले सैटेलाइट को कुछ वैज्ञानिक साइकिल पर ले जा रहे होते हैं टेस्टिंग के लिए। देखिए भारत ने शुरुआत कहाँ से करी, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। और आज भारत का इसरो किस मुकाम पर पहुंच गया है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। भारत के पास खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं थे। भारत कोई सैटेलाइट बनाता था तो रशिया की तरफ, फ्रांस की तरफ, यूएसए की तरफ देखता था उसको लॉन्च करने के लिए। तो भारत ने सबसे पहले खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए। आज आप जानते हैं हमारे इसरो के पास पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे लॉन्च व्हीकल हैं, जिनकी सहायता से आज भारत दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करता है, जिसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। हाल ही में संसद में ये जानकारी दी गई थी कि इसरो की कमर्शियल ब्रांच ने जो है 34 देशों के सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया है, जिससे भारत ने $279 मिलियन कमाए हैं। तो आप जानते हैं कि भारत ने जो सफ़र साइकिल से शुरू किया था, आज भारत किस मुकाम पर पहुंच चुका है। तो ये किसको श्रेय जाता है? ये भारत के वैज्ञानिकों और भारत के इंजीनियरों को जाता है। तो हम उनको दिल से सलाम करते हैं। नेक्स्ट जो मेजर अचीवमेंट है दोस्तों, वो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। जी हां, आपने पढ़ा होगा कि 27 मार्च 2019 को भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऑपरेशन किया, जिस ऑपरेशन के तहत धरती से 300 किलोमीटर यूपर आकाश में मौजूद एक सैटेलाइट को मिसाइल के जरिए मार गिराया गया। और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला भारत पूरी दुनिया में चौथा देश बना है। इससे पहले यह टेक्नोलॉजी यूएसए, रशिया और चाइना के पास थी। तो एक बार फिर से भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और आज़ादी के 76वें आज़ादी महोत्सव पर हम तहे दिल से हमारे वैज्ञानिकों का शुक्रिया करते हैं।
दोस्तों आज़ादी के बाद भारत के लिए खुद का फाइटर जेट बनाना एक सपने जैसा था, लेकिन भारत ने अपने सपने को पूरा कर लिया। 1983 में भारत ने LCA प्रोजेक्ट यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत 1990 में भारत ने तेजस का डिजाइन को फाइनलाइज किया। और अब आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय इंजीनियरों की लगातार दिन रात की मेहनत से ये संपन्न हुआ है कि आज जुलाई 2016 से जो तेजस है वो इंडियन एयरफोर्स के खेमे में शामिल हो चुका है। यह फाइटर जेट जो है धरती से 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसकी जो गति है वो साउंड की गति से लगभग 2 गुना है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी दोस्तों कि मिडिल ईस्ट कंट्री के कुछ देश, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के कुछ देश आज भारत से तेजस फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। और इसका श्रेय भी जाता है हमारे सारे वैज्ञानिकों को और उन सभी इंजीनियरों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके भारत सरकार के इस सपने को साकार किया है। तो आजादी के 76वें महोत्सव पर हम उनको दिल से सलाम करते हैं। INS विक्रांत, मैं दोस्तों नए INS विक्रांत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं पुराने वाले INS विक्रांत की, जब भारत की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चर कर सके। तब भारत को वर्ल्ड वॉर 2 के समय बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे आयरलैंड और इंग्लैंड की कंपनी ने बनाया था, वो खरीदना पड़ा था और 1998 में भारत ने इसे डीकमीशन कर दिया। अब देखिए, भारत के पास ऑप्शन था कि वो किसी दूसरे देश को जो है टेंडर दे सकता था किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाता है और पैसा बहुत चला जाता है। तो भारत का ये सपना था कि क्यों ना हम अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इतना बढ़ा लें कि हम खुद से ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप कर सकें, और भारत का ये सपना पूरा भी हुआ। अभी जो INS विक्रांत भारत की इंडियन एयरफोर्स के खेमे में जो शामिल हुआ है, वो 76% उसमें जो टेक्नोलॉजी और पुर्जे लगे हैं वो पूर्ण रूप से भारत में विकसित किए गए हैं। अभी जो INS विक्रांत भारत में मैन्युफैक्चर किया गया है, यह 262 मीटर लंबा है और इसको बनाने में कुल 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह पानी पर 28 नॉट की स्पीड से चल सकता है। तो आप एक देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने कहां से शुरुआत की थी और आज भारत के वैज्ञानिकों और भारत के इंजीनियरों की मदद से भारत कहां पर खड़ा है। दोस्तों यूनिकॉर्न स्टार्टअप, आजादी के बाद यूनिकॉर्न स्टार्टअप की तो क्या स्थिति होगी आप उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मैं वर्तमान की बात करता हूं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच गई है या उसको पार कर चुकी है। 2021 में भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर था और हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया था यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में, जब भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 100 से पार कर गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2-4 सालों में भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 122 क्रॉस कर जाएगी और यह आजादी के बाद भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आप जानते हैं इससे पहले स्मॉल पॉक्स का पेंडेमिक आया था, पोलियो का पेंडेमिक आया था। तो उस समय जब भी कोई पेंडेमिक आता था बीमारी का, तो हमें दूसरी जो डेवलप्ड कंट्री है, WHO है, उसकी तरफ देखना पड़ता था दवाई और वैक्सीन के लिए। लेकिन जब अब कोरोना पेंडेमिक आया तो भारत के वैज्ञानिकों ने ठान लिया कि हम खुद की वैक्सीन डेवलप करेंगे, खुद की दवाई डेवलप करेंगे, ताकि हमें डेवलप्ड कंट्री और WHO की तरफ देखना ना पड़े। और भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत सफल आई और भारत बायोटेक कंपनी ने खुद की कोविड-19 वैक्सीन बना दी, जिसका नाम था कोवैक्सीन, जो पूर्ण तरीके से भारत में निर्मित है। इसके अलावा भारत की एक और वैक्सीन है जिसका नाम है जाइकोव-डी, जिसे जाइडस कैडिला ने निर्मित किया है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कोरोना काल में भारत ने 100 से ज्यादा देशों में कोरोना वैक्सीन भेजी है। और वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं दोस्तों, 208 करोड़ वैक्सीन की डोज हम लोगों को दे चुके हैं और 94 करोड़ लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह भारत के लिए कितनी बड़ी मेजर अचीवमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत बड़ी मेजर अचीवमेंट है दोस्तों, ये है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। किसी भी देश की मॉडर्न आंख कहा जाता है उसका GPS सिस्टम। भारत के पास पहले खुद का GPS सिस्टम नहीं था, कुछ चुनिंदा डेवलप्ड कंट्री के पास खुद का GPS सिस्टम है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने यह सपना सच करके दिखाया। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया, जिसके तहत भारत ने क्या किया, 8 सैटेलाइट को पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया। इन 8 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और 5 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में शामिल हैं। और अब भारत के पास खुद का GPS सिस्टम है जिसे हम नाविक बोलते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, नाविक का इस्तेमाल सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश और साथ में कुछ जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के देश भी हैं जो भारत के इस GPS सिस्टम का यूज करेंगे। तो एक बार फिर से मैं भारतीय वैज्ञानिकों को, भारतीय इंजीनियरों को शुक्रिया करना चाहूंगा। दोस्तों सबमरीन के मामले में अभी भारत को बहुत डेवलपमेंट करनी है, लेकिन 26 जुलाई 2019 को भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने भारत में निर्मित पहली
न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया INS अरिहंत। वर्तमान में बात करें तो भारत के पास 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं और एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है। तो ये भी भारत के लिए आजादी के बाद किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आजादी के बाद सबसे बड़ा जो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हुआ है GST की। जी हां, मैं इसे आजादी के बाद सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म मानता हूं और इसीलिए मैं इसकी चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। 1 जुलाई 2017 से पहले आप जानते हैं भारत में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, लेकिन जब से GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया GST ने। और आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि GST का कलेक्शन हर महीने बढ़ता ही जा रहा है, GST का कलेक्शन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। तो ये भारत के लिए किसी मेजर अचीवमेंट से कम नहीं है। तो इसीलिए GST क्या है, भारत के लिए एक मेजर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है आजादी के बाद। नेक्स्ट है दोस्तों 1986 में भारत में इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस समय कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने आम लोगों के लिए इंटरनेट को लॉन्च कर दिया और 1997 में ICICI बैंक पहला ऐसा बैंक बना जिसने ऑनलाइन बैंकिंग की शुरुआत करी और Rediff.com ने भारत में अपना पहला जो है साइबर कैफे खोला था मुंबई के अंदर। अब वर्तमान स्थिति की दोस्तों मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत में 840 मिलियन से भी ज्यादा टोटल इंटरनेट यूजर हैं, जो भारत की पॉपुलेशन का 60% है। और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केट के रूप में भारत उभरकर सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे भारत को तवज्जो इज्जत क्यों बख्शी जा रही है, क्योंकि भारत क्या है, दुनिया की एक उभरती सबसे बड़ी डिजिटल मार्केट है, जो कि भारत के लिए एक मेजर अचीवमेंट से कम नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था जिसके तहत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में रोड के जरिए जोड़ा गया था। आज रोड की स्थिति की मैं बात करूं दोस्तों 1950-61 तक भारत में 23,798 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हुआ करते थे, जो कि 31 मार्च 2022 को बढ़कर 1,41,190 किलोमीटर हो गए हैं। और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2024-25 तक यह नेशनल हाईवे बढ़कर 2 लाख किलोमीटर तक के हो जाएंगे। तो यदि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो दोस्तों 1950 से लेके और 2022 तक जो हमने सफर तय किया है, तो ये हमारे लिए किसी मेजर अचीवमेंट से कम नहीं है आजादी के बाद। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। दोस्तों भारत सरकार के सभी ऑफिसों, भारत सरकार के सभी काम में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आई थी। तो यदि जिस भी व्यक्ति ने RTI का यूज किया है कभी ना अपनी जिंदगी में, तो उसको महत्व पता होगा कि RTI का महत्व एक आम नागरिक के लिए क्या है। तो मैं इसे भारत के लिए एक मेजर अचीवमेंट के रूप में देखता हूं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को। यह 22 अक्टूबर 2005 से शुरू हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 23 अगस्त 2005 को ये शुरू हुआ था और इसे अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में मनरेगा बोल देते हैं। जिसके तहत क्या होता है कि कोई भी मजदूर है उसको साल में 100 दिन की मजदूरी यानी कि 100 दिन का काम उसको अवश्य गारंटेड काम मिलेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बोला जाता है। तो इसीलिए मैं इसको भारत के लिए आजादी के बाद एक मेजर अचीवमेंट के रूप में देखता हूं। फरवरी 2021 तक मनरेगा भारत के 708 डिस्ट्रिक्ट में लागू हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जिस व्यक्ति ने आयुष्मान भारत कार्ड बनवा रखा है और उससे उसने लाभ लिया है, कोई भी यदि उसने अपना इलाज करवाया है उस कार्ड के जरिए, तो वो उसके महत्व को समझ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में यह सबसे बड़ा गवर्नमेंट स्पॉन्सर हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जिसके तहत 50 करोड़ लोग कवर होते हैं, जिनको हर साल 5 लाख रुपए की सुविधा दी जाती है कि आप अपना इलाज साल में करवा सकते हैं। तो ये मैं आजादी के बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आजादी के बाद एक मेजर अचीवमेंट के रूप में देखता हूं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 370। आप जानते हैं आजादी के बाद आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन प्राप्त था। जैसे कि भारत की संसद में कुछ बिल पास होते थे, वो जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होते थे। जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग संविधान था। तो इसके चलते ये भारत में मांग उठती रहती थी कि ऐसा क्यों ना हम आर्टिकल 370 को खत्म कर दें।
तो ये सपना साकार हुआ, ये डिमांड जाके पूरी हुई 5 अगस्त 2019 में, जब अमित शाह ने, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 राज्यसभा में पेश किया और यह 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर दो भाग में बट गया। दो यूनियन टेरिटरी सामने आई, पहली जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो 370 का खत्म होना आजादी के बाद मैं एक मेजर अचीवमेंट के रूप में देखता हूं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आप जानते हैं 2008 के ओलंपिक्स में इंडिविजुअल कैटेगरी में पहला गोल्ड मेडल जिताया था भारत को अभिनव बिंद्रा ने, लेकिन आज तक किसी भी एथलीट ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल ओलंपिक्स गेम्स में नहीं जिताया है। तो ये कारनामा करके दिखाया हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने अपने डेब्यू ओलंपिक्स में ही गोल्ड मेडल जीत लिया। तो मैं इसे आजादी के बाद जो एक मेजर अचीवमेंट के, अभी तक तो मैं इसको मेजर अचीवमेंट के रूप में देखता हूं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द बिगेस्ट, द मेजर एंड मेजर जो अचीवमेंट मैं इसको मानता हूं, डेवलपमेंट मानता हूं, वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको पूरी दुनिया के डेवलप्ड जो देश हैं वो भारत की सराहना करते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को डेवलप करने के लिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। आप जानते हैं, आज आप मार्केट में जाते हो, घर से कोई बटुआ लेके नहीं जाता, मोबाइल लेके निकल जाते हो, रिटेल से सामान खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो ठेले वाले से, गोलगप्पे खाते हो, कुछ भी चाट खाते हो, तो सारी पेमेंट किससे करते हो? यूपीआई से करते हो। तो ये भारत ने खुद का है, भारत ने खुद इसे डेवलप किया है। तो ये भारत की आजादी के बाद की डिजिटल प्रोग्राम में मैं सबसे बड़ी मेजर इसको अचीवमेंट मानता हूं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो यूपीआई है ये भारत के अलावा भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और यूएई और फ्रांस में भी चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1950-51 में जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो सिर्फ 1214 करोड़ रुपए था, और आज 2019-20 के मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं एक, 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भारत का एक्सपोर्ट, सिर्फ खाली एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, 528 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया था। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 1950 से लेके 2022 तक भारत के एग्रीकल्चर, भारत के इंडस्ट्री, भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत की एमएसएमई और भारत के सर्विस सेक्टर ने कितनी ग्रोथ हासिल की है, जो भारत के लिए एक मेजर अचीवमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनकम पावर। दोस्तों आप जानते हैं 1950 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? सिर्फ 265 रुपए। जब भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें रेवेन्यू कलेक्शन पता है कितना दिखाया गया था? 171.15 करोड़ रुपए। और आज अब यदि आप भारत का 2022-23 का बजट देखिए तो उसमें रेवेन्यू कलेक्शन कितना दिखाया गया है। तो ये क्या है? भारत की एक इनकम पावर है। ठीक है, ये भारत की क्या है? एक मेजर अचीवमेंट्स है। जो पर कैपिटा इनकम 265 रुपए 1950 में हुआ करती थी, 2020-21 में वह 1,28,829 रुपए है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 1950 में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व मात्र 2.1 मिलियन डॉलर था, और अभी 2021-22 में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के 607 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, जो भारत के लिए गर्व की बात है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये सारी मेजर अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत सारी मेजर अचीवमेंट हमने छोड़ दी है, जैसे डीआरडीओ का बनना, इसरो का बनना, ठीक है, और भारत की बहुत सारी इंडस्ट्री का बनना, ठीक है, भारत की बहुत सारी पीएसयू का डेवलप होना, ठीक है, तो ये मैं मानता हूं। लेकिन एक ही वीडियो में हम ये सारी कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मेजर अचीवमेंट मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से आपको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से भारत के 76वें आज़ादी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।